Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Knowledge Palace. Today we are going to discuss another leading case, Miss Asma Jalani versus Government of the Punjab. Page number 42 and 43. Case reference PLD 1969 Lahore 786. बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने वो जजेस जिन्होंने इस केस को डिसाइड किया उनमें सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था 5 रुकनी बेंच जिनमें 5 जजेस शामिल थे जिनमें चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान हैं, जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद, जस्टिस मोहम्मद यकूब अली, जस्टिस सलाहुद्दीन अहमद एंड जस्टिस सज्जाद अहमद। ये वो जजेस हैं जिन्होंने अस्मा जलानी केस को डिसाइड किया था। सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी जजमेंट को डिस्कस करेंगे। अस्मा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज द फेमस केस ऑफ अस्मा जलानी in which a detailed history of the martial law in the British days has been mentioned and its comparison has been made with the past days. इसके जो अहम फैक्ट्स हैं वो क्या हैं? ये उस वक्त की बात है जब याया खान ने मार्शल लॉ इम्पोज किया था। And the important facts of the case were describing that the imposition of martial law by General Yahya Khan and assumption of the office of Chief Martial Law Administrator by him was challenged in Asma Jalani case. अस्मा जलानी केस में इस जनरल याया खान के उसने जो भी एक्ट किया था, उसका जो भी एक्ट था, उसने जो मार्शल लॉ इम्पोज किया था और उस मार्शल लॉ लगाने के बाद कुछ पर्सन्स को डिटेन किया था, उस मार्शल लॉ को इस केस में चैलेंज किया। यहाँ पे जब मार्शल लॉ याया खान ने इम्पोज किया तो अस्मा जलानी के जो फादर गुलाम जलानी उनको भी डिटेन किया गया। जरीना गोहर के जो हस्बैंड थे इल्ताफ गोहर उनको भी डिटेन किया गया। इन दोनों ने रिट फाइल की उनकी रिलीज के लिए। 2 अपील्स जो थी, 2 रिट्स जो थी वो फाइल की गई थी। One is filed by Miss Asma Jalani in the Punjab High Court for the release of her father Malik Ghulam Jalani and अदर रिट जो थी वो जरीना गोहर ने फाइल की थी सिंध हाई कोर्ट में फॉर द रिलीज ऑफ हर हस्बैंड इल्ताफ गोहर अंडर आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आया। Detention of Malik Ghulam Jilani and Iltaf Gohar had been made under the Martial Law Regulation number 78 of 1971. इनकी जो डिटेंशन थी वो अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 के तक की गई थी। सो द डिटेंशन ऑफ दीज पर्सन्स वाज चैलेंज्ड इन लाहौर एंड कराची, लाहौर हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। एक जो है कराची हाई कोर्ट में चैलेंज की रिट की गई और इस डिटेंशन को चैलेंज किया गया और सेकंड जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई थी। अब उससे पहले जबकि ये रिट्स जो फाइल की गई थी उससे पहले 1969 में एक ऑर्डर पास किया गया था, रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर 1969। इस ऑर्डर में ये कहा गया था कि जब भी कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज किया जाएगा तो कोर्ट्स जो हैं वो स्टेट के कंट्री वो पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ड्यूरिंग मार्शल लॉ जो भी एक्ट किया जाएगा उसके अगेंस्ट अगर कोर्ट में कोई भी केस फाइल किया जाता है, जैसे कि बहुत से पर्सन्स को डिटेन किया गया था और उनकी डिटेंशन से रिलेटेड कोई भी केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, कोर्ट का उससे कोई कंसर्न नहीं होगा और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया था। कोर्ट जो है ऐसे केसेस को इंटरटेन नहीं करेगी जो अगेंस्ट गवर्नमेंट होंगे।
जब ये दो रिट्स फाइल की, एक अस्मा जिलानी ने अपने फादर गुलाम जिलानी की रिलीज़ के लिए और सेकंड जरीना गोहर ने अपने हस्बैंड अल्ताफ़ गोहर की रिलीज़ के लिए रिट्स फाइल की, तो हाई कोर्ट ने रिट डिसमिस कर दी. So the High Court dismissed the petitions, holding that the High Court was debarred from entertaining habeas corpus petition under order of the court. Removal of doubts order 1969. जो removal of doubts order है उसमें कोर्ट की jurisdiction को बार कर दिया गया था, तो उसी order को देखते हुए हाई कोर्ट ने ये रिट जो है वो डिसमिस कर दी. However, High Court gave the petitioners certificate to appeal in the Supreme Court. उनका ये राइट था कि वो अपील में जा सकते थे. हाई कोर्ट ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि क्लॉज 2 ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर नंबर 3 ऑफ 1969 बार्ड द कोर्ट फ्रॉम क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट डन under the martial law regulation number 78 of 1978. So कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसलिए रिट पिटीशन को जो है खारिज कर दिया गया. उसके बाद अस्मा जिलानी जो है वो अपील में जाती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करती हैं, विच और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो एक अहम हैसियत रखता है हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में. इसकी बहुत अहमियत है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की. बहुत से इश्यूज फ्रेम किए गए. 200 केस को यहाँ पे 200 केस का भी हवाला दिया गया. हॉल्स कैल्सन थ्योरी का यहाँ पे जिक्र किया गया. डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की यहाँ पे बात की गई. तो अस्मा जलानी की जो अपील थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कंट्री, अब पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पाकिस्तान वॉज नॉट अ फॉरेन कंट्री विच हैड बीन इन्वेडेड बाय एनी आर्मी विद जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान एज इट्स हेड. उन्होंने कहा कि ना तो ये फॉरेन कंट्री है और ना ही जनरल याह्या खान जो कि इसके हेड हैं कि जो वो चाहेंगे वो करते रहेंगे, और उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया. और जो पास में या वो जो 200 का जो फैसला जिस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बेस पे किया गया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस किस्म के एक्ट को नहीं मानते. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान वॉज नॉट अ फॉरेन कंट्री nor was it an alien territory which had been occupied by the said army, and the martial law could not have arisen in the circumstances. Supreme Court ने कहा कि पाकिस्तान had its own legal doctrine, the Quran and Sunnah and the objective resolution. और हमारा पाकिस्तान तो बेस ही इस पे करता है, कुरान और सुन्ना की जो तालीमात हैं उसी को हम फॉलो करते हैं, और वही उसी को शामिल किया है गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान का एक अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, पाकिस्तान एक अपना एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो कि कुरान है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है. देयरफॉर मार्शल लॉ वाज नेवर सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, and Yahya Khan was neither a victor nor Pakistan was an occupied territory, and thus declared him as a usurper, and all his actions were also declared illegal. जितने भी एक्शंस थे याह्या खान ने जो भी एक्ट किया था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और ये कहा कि पाकिस्तान के तो अपना एक डॉक्ट्राइन है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बहुत सारे इश्यूज फ्रेम किए गए थे. अस्मा जलानी की तरफ से बहुत इश्यू रेज किए गए आफ्टर द पिटीशन वाज डिसमिस्ड, विच उन्होंने जो इश्यू फ्रेम किए, मैं कहा कि वादर अस्मा जलानी की तरफ से जो इश्यूज फ्रेम हुए थे उन्होंने कहा वादर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एज एक्सेप्टेड इन 200 केस वाज करेक्ट एंड वादर इट वाज गुड लॉ. क्या ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसकी बेस पे 200 का फैसला किया गया था, या क्या ये गुड लॉ है या करेक्ट है, एंड वादर द डॉक्ट्राइन अप्लाई टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन विच फील्ड मार्शल अयूब खान वाज ट्रांसफर्ड पावर टू जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान.
and if the source of power assumed by the General Agha Muhammad Yahya Khan was illegal and unconstitutional, then how we can say that all the legislative and executive acts done by him, including the imposition of martial law and the promulgation of martial law regulation and orders, were not legal? तो यहाँ पे अस्मा जलानी ने सुप्रीम कोर्ट की इस तरफ तवज्जो जो है दिलवाई और कहा कि क्या यहया खान का ये एक्ट सही है, क्या ये जो 200 केस में जिस डॉक्ट्राइन फॉर नेसेसिटी को बेस बनाया गया था, या क्या ये करेक्ट है? यहाँ पे मार्शल लॉ को भी चैलेंज किया गया और ये बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पे अस्मा जलानी ने अपने इस केस में इस बात को चैलेंज किया था. And the question of annulment and abrogation of constitution by a successful military revolution as laid down in State versus Dosso was considered. तो यहाँ उस वो कंसेप्ट जो स्टेट वर्सेस डोसो केस में जो जिसको जिस डॉक्ट्राइन को फॉलो किया गया था, यहाँ पे उसको कंसिडर किया गया. एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कैन नॉट बी यूज्ड टू स्क्रैप अ कॉन्स्टिट्यूशन और टू रिपील अ पार्ट. ये सुप्रीम कोर्ट ने से कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से सुपीरियर नहीं है और कोई भी जो है ये रिपील नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को. So, in those instances, it has been invoked successfully. The doctrine of necessity has been used only to uphold the rule of law, rather and not to abrogate the existing constitution. इसमें कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को अगर हम रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को हम यूज नहीं कर सकते. Most of all, there is no justification to apply the doctrine to deviate from the constitution, such as that is founded on the will of power. क्योंकि वहाँ पे जब मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था और उसमें 200 केस में तो कहा गया था मार्शल लॉ को एक पीसफुल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था. तो यहाँ पे जब उसको चैलेंज किया गया तो अस्मा जलानी ने यहाँ पे जो इश्यूज रेज किए उस केस को पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क की हैसियत हासिल हुई. सो अस्मा जलानी केस proved a landmark in the history of Pakistani judiciary. It has been proved that our basic norm is objective resolution, not the Western theories which have an overlapping concept, even they are not generally acceptable. And we need not to rely upon the ambiguous concept of these man-made laws. Rather than we should take our decision in the light of those concepts which tell us that sovereignty only belongs to Allah Almighty alone. पाकिस्तान बनाने का पर्पस भी तो यही है ना. कुरान और सुन्ना जो है पाकिस्तान का मकसद क्या था? सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल कर लेना पाकिस्तान का मकसद नहीं था. पाकिस्तान तो इसलिए बनाया कि हम कुरान और सुन्ना की तालीमात पे अमल कर सके. तो फिर ये जो वेस्टर्न कल्चर है और ये जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं, इनको क्यों पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा तो एक अपना डॉक्ट्राइन है, हम और वो जो कुरान और सुन्ना पे बेस करता है. और sovereignty belong to Allah Almighty alone. Although Miss Asma Jilani was not succeeded, but her efforts were not in vain, and they opened a new gates for the freedom of self-expression, as well as they were responsible for the freedom of democracy. इस केस के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का आगाज हुआ, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है आई. सो अस्मा जलानी केस जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है और एक बहुत अहम लीडिंग केस है. उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.